अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट और आज हम आपके सामने कुछ बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम की। ज़्यादा फोकस करेंगे हम इंग्लिश के हवाले से। इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं होनी चाहिए तो उसके हिसाब से जो है वो हमारा जो करिकुलम है उसमें क्या जो है वैसे फ्लॉज हमें नज़र आते हैं, क्या ऐसे चैलेंजेस नज़र आते हैं और टीचर्स के पढ़ाने में क्या हमें जो उनके मेथड्स हैं, जो टीचिंग मेथडोलॉजी है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। इस हवाले से हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हो नहीं सकता क्योंकि इसके इतने ज़्यादा एरियाज हैं कि हम सबको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। हेल्प हमें इस तरह से होगी कि अगर आपके हमें टू दी पॉइंट क्वेश्चन आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें किस एरिया को फोकस करना है और किस किस्म के लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो किस एरिया पे बात करना और सुनना चाहते हैं। तो आप सब लोगों से है कि आप लोगों ने होशियार खबरदार रहना है, आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, आप लोगों ने इंटरेक्ट करना है। तो चले मैं आपको सबसे पहले तो अपने मेहमान से मिलाती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं यासीन सरगाना साहब और इन्होंने जो है वो हमें ज्वाइन किया है पाक पतन से। बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते हैं और अपना वक्त निकालते हैं और हमारे साथ डिस्कशन करते हैं यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों पे। तो सरगाना साहब का अगर हम थोड़ा सा प्रोफाइल देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करते हुए नजर आते हैं। ही इज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और इन्होंने जिस डोमेन का, जिस सब्जेक्ट का जो है वो चुनाव किया या जिसको चूज किया वो था इंग्लिश। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। पहले मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मेरे साथ मिलके सर को जो है वो वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे लाइव लिया, इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। जी सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपका जो है वो टीचिंग के शोबा में आना बाय फोर्स था या बाय चॉइस था? नहीं, एक्चुअली ये बाय फोर्स नहीं था, ये बाय चॉइस था। मैं उस वक्त ग्रेजुएशन में था तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था अकेडमीज़ में और मुख्तलिफ जो है होम ट्यूशन्स के तौर पर। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मैं स्टूडेंट था, और मुझे ये एजाज़ कह लें कि मैंने अपने क्लास फेलोज़ को भी पढ़ाया हुआ है। तो इस लिहाज से उस वक्त तो इट वाज जस्ट अ हॉबी, लेकिन आफ्टर दैट ये जो था ये शौक फिर प्रोफेशन की शक्ल इसने अख्तियार कर ली और फिर मैंने बाकायदा तौर पे प्रोफेशनल। अच्छा सर, यहाँ पे मैं कुछ वो क्वेश्चंस करूंगी या वो बातें करूंगी जो मेरे इर्द गिर्द किसी के साथ हो चुकी या मेरे साथ हो चुकी या मैंने मतलब किसी से सुनी है। वैसे सुनी हुई बातें तो कम ही करनी चाहिए क्योंकि सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना चाहिए जब तक कि आप खुद ना देख लें। अच्छा, ये आप मेरा एक मतलब मेरे सामने ये चीज हुई कि एक बच्ची तो उसने तैयारी की इंग्लिश की और आपको पता है कि ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो अपना करिकुलम जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। माशाल्लाह, आप तो उनके ट्यूटर भी हैं, आपको अंदाजा होगा। और जो ग्रेजुएशन है, जो हमारी पंजाब की ग्रेजुएशन की तैयारी है वो और तरह की है। जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं तो उनका एक जो वो है वो फंक्शनल इंग्लिश थी। ऑब्वियसली वो उस इंग्लिश से हट के थी जो कि हम लोग मतलब आमतौर पे जो ऐसे राइटिंग में या और चीजों में यूज होती है। आई एम नॉट दैट मच श्योर अबाउट द टेक्निकलिटीज। तो मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने किसी से ट्यूशन पढ़ी, लाइक शी वाज डूइंग इट प्राइवेटली। तो उन्होंने किसी से ट्यूशंस ली और उन्होंने, अब मैं उनसे क्या कहूँ, मतलब उन्होंने उनको उस किसी और तरह से गाइड किया और वो अल्लाह की बंदी बिल्कुल उसको क्लियर नहीं कर पाई और शी वाज वेरी एंग्री और उसका मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, वक्त भी जाया हुआ, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी थी उस पर, टाइम की भी, पैसे की भी। तो इससे समझ बाद में ये आई कि जब उसको देखा गया कि ऐसा क्या था, उन्होंने पेपर भी अटेम्प्ट किया, जैसे सर पढ़ा रहे थे वो पढ़ती भी रही, तो मसला क्या था, तो समझ आई कि वो फंक्शनल इंग्लिश थी और वो उसको किसी और तरह से लेके चल रहे थे। तो सर ये हमारे सॉरी टू से कुछ असातिज़ा का हाल होता है कि वो इस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स के साथ या उनके मुस्तकबिल के साथ जो है वो एक किस्म का मजाक कर रहे होते हैं। तो सर ये चीज इंस्टीट्यूशंस की हद तक नहीं है, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी है। तो बीइंग अ टीचर जो है, जिसको हम नेशन बिल्डर्स कहते हैं, उनके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी आती है। तो सर अगर ये कहना कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, मैं इस चीज से अग्री नहीं करती। एजुकेशन सिस्टम है क्या? हम लोग ही है ना जो मिलकर एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो करिकुलम डिजाइनर हैं, जो डिफरेंट और रिसर्च करते हैं इसमें। अगर हम लोग सभी अपनी अपनी जगह पे अगर काम कर रहे हो तो क्या फिर भी सिस्टम खराब है? सिस्टम किसी और चीज का नाम है या हम लोग खुद ही सिस्टम है? इस हवाले से आप क्या कहते हैं?
जी, अब बिल्कुल आपने बड़ी सही बात बताई और आपने अपनी सिस्टर की एक एग्ज़ाम्पल कोट की कि वो तैयारी कुछ और करते रहे और एग्ज़ाम में कुछ और चीज़ें आ गई। इसमें ये है कि एक जो अच्छा टीचर होता है उसका काम एक साइकियाट्रिस्ट जैसा उसका काम होता है और स्टूडेंट जो उसके पास आता है उसकी हालत एक पेशेंट की तरह होती है। अच्छा टीचर सबसे पहले स्टूडेंट के ड्रॉबैक्स तलाश करता है कि ये अगर फ़ेल हो रहा है या इसके वीकनेसेस हैं किसी सब्जेक्ट में तो इश्यू क्या है? इसके स्पेलिंग का इश्यू है, हैंडराइटिंग का इश्यू है, ग्रामर का इश्यू है या प्रॉब्लम इसका क्या है। तो जब तक टीचर को उसके इशू का पता नहीं चलेगा तो डेफिनेटली जैसे डॉक्टर डायग्नोज अगर नहीं करेगा तो वो उसकी मेडिसिन कैसे तजवीज़ करेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास कोई स्टूडेंट अगर इंडिविजुअली आपके पास आता है तो आप उसको तसल्ली से उसको प्रोब करें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आप सजेस्ट करें कि आपके लिए ये मामला हैं। तो जैसे आपने ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से बताया तो ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं जैसे बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी है और पंजाब यूनिवर्सिटी है, सरगोदा यूनिवर्सिटी है या बहावलपुर यूनिवर्सिटी है, इनके स्टूडेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो फंक्शनल इंग्लिश है, उसका और जो हमारी दूसरी इंग्लिश चल रही है, लैंग्वेज को हम लेके चल रहे हैं, इसका बड़ा फ़र्क है। और फंक्शनल इंग्लिश के लिए सिंपल आपने ये करना होता है कि आपका जो सिलेबस है, उस पे बच्चे की इतनी ग्रिप हो कि वो उसको किसी भी तरह से पेपर पूछ लिया जाए, तो वो उसको हल सके। और दूसरा ये होता है कि आप 5 ईयर्स पेपर ले लें और जो पेपर पैटर्न एक चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, उस तरह से बच्चे को आप प्रिपेयर करवा दें। मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है जी आप 5 सेंटेंस लिख दें, कोई टॉपिक दे देता है एनी, तो आप बच्चे को ट्रेन कर लें कि कोई भी उसे आप टॉपिक दें, कोई भी पर्सनैलिटी दें, कोई भी चीज़ दें, तो आप 5 सेंटेंस उस पे वो लिखने के काबिल हो। इसी तरह से ऐसे राइटिंग के हवाले से आप उसे गाइड कर सकते हैं। लेटर राइटिंग आ सकता है, अब लेटर में बिज़नेस लेटर भी हैं, पर्सनल लेटर्स भी हैं, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये है कि आपने स्टूडेंट को उसका बैकग्राउंड भी देखना है और साथ में उसकी यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको ना पढ़ाएं। बेहतर ये है कि आप उसको कह दें कि सॉरी मैं ये नहीं डील नहीं करता। तो आप जी थोड़े से पैसों के लिए आप जो है बच्चे को रॉन्ग अगर गाइड करेंगे तो ये उसके लिए बड़ा नुकसान भी साबित जी सर, इंतहाई माजरत के साथ आपने अभी एक बात कही कि पिछले 5 सालों के पेपर हम भी करते रहते, इसमें कोई अलग अजूबा बात नहीं है, हमने भी किए, हमने भी 5 साल के पेपर तैयार किए, हमने भी क्लियर कर लिया। लेकिन सर वो फेज लर्निंग की नहीं थी, लर्निंग हम अब करते हैं, लर्निंग अब हम अब करते हैं। तो हम क्यों अपने बच्चे में वो चीज शुरू से डेवलप नहीं करते कि वो लर्न करे, वो उस तरह से पेपर क्लियर ना करे। जिस तरह के अब यहाँ से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो अहमद जमाल खान साहब की तरफ से है कि मैडम तज्जिया करने की सलाहियत बच्चों में कैसे पैदा हो। हम शुरू से एनालिटिकल स्किल्स अपने बच्चों में डेवलप क्यों नहीं करते, हम उनको क्यों कहते हैं कि आपका टारगेट सिर्फ ये चंद पेपर क्लियर करना है और पेपर क्लियर करके अपनी डिग्री लेके सिर्फ आपने खड़े हो जाना है लाइन में और फिर आपने उसके बाद ये कहना है कि हमें जॉब नहीं मिली। तो सर इस हवाले से आप क्या कहते हैं, हम क्यों अपने बच्चों में ये एनालिटिकल स्किल्स जो है वो क्रिएट नहीं करते? जी, बिल्कुल, इसमें बहुत सारे टीचर अपना रोल प्ले करते हैं और बच्चों में एनालिटिकल स्किल्स जो हैं, वो भी डेवलप करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो पेपर देने से पहले अपनी तैयारी का एनालिसिस कर सकते हैं और वो खुद भी समटाइम चीज़ों को लिख के और खुद ही चेक कर रहे होते हैं। हमारे ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम पढ़ते होते थे, तो ज़्यादा अकेडमीज़ तो हम नहीं जाते होते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद ही लिखते थे, खुद ही चेक करते थे और उसको देखते थे। तो बच्चों में ये सलाहियत डेफ़िनेटली पैदा हो जाती है अगर वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, टीचर्स की बात को तवज्जो से सुन रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक इश्यू ये है कि एक हर बंदा जल्दी में बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स बिल्कुल भी ऐसे और पेरेंट्स भी। वो कहते हैं जी कि आप बच्चे को आप जो है ना, जो काम 2 साल में आपने करना है, वो कहते हैं जी आप 1 माह में इसे तैयारी करवा दें। अब जो 2 इयर्स का सिलेबस गवर्नमेंट ने, यूनिवर्सिटी ने डिफाइन कर दिया है, उसको अब टीचर अब 1 मंथ में करवाएगा तो फिर वो सिलेक्टिव स्टडी करवाएगा ना, टू द पॉइंट ही करवाएगा, वहाँ फिर लर्निंग फेज़ वाली बात खत्म हो जाती है। तो लर्निंग तब शुरू होती है जब हम तहे दिल से हम इरादा कर चुके हों कि हमने ये चीज़ सीखनी है, इसकी डेप्थ में जाना है, इसकी स्पिरिट तक पहुँचना है और हम टाइम दे सकें उसको। एक्चुअली हम चाहते बिल्कुल हैं कि अब जल्दी-जल्दी हमारा काम जो है ना हम सीख जाएँ। और दूसरी बात आपने कही कि हम लर्निंग के लिए नहीं सीखते, तो यहाँ तो मैं मतलब बड़े माज़रत के साथ ये कहूँगा कि इवन मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स और सीएसएस ऑफिसर्स और बड़े-बड़े लोग देखे हैं, बड़े-बड़े ऑफिसर्स देखे हैं, बट दैट दे आर नॉट एबल टू राइट अ सिंगल लाइन, दे आर नॉट एबल टू बिल्कुल स्पीक अ सिंगल लाइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे उन्होंने ऐसा किया है। तो वो फॉर द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो स्टडी करते हैं और वहाँ पास करके उसके बाद वो किताबें समटाइम वैसे भेज देते हैं। ठीक है? तो मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि एक टीचर को, एक स्टूडेंट को उसकी लाइब्रेरी होनी चाहिए घर पे और जितनी किताबें उसने सिलेबस में पढ़ी कम से कम वो तो उसके पास मौजूद हों।
کہ اگر کہیں پہ اسے کوئی شک و شبے والی بات ہو تو وہ اپنی بک نکال کے اس کو چیک کر لے. تو ہمارے یہاں یہ بڑا ایشو ہے کہ ہم فار دا ایگزامینیشن پڑھتے ہیں اور جب پاس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا ہم سمجھتے ہیں کتابیں ہمارے لیے بیکار ہیں, کسی کو دے دیں اور اس کا فائدہ نہیں ہے, ہم اس کو ساتھ نہیں رکھتے. علم وہ ہے جس کو آپ یاد بھی رکھیں اور اپنے ساتھ رکھیں. اگر آپ نے علم کو بھلا دیا تو اٹ مینس کہ آپ نے کوئی سیکھا ہی نہیں ہے, بلکہ علم میں ساتھ ساتھ آپ کی تحقیق اس میں بڑھنی چاہیے اور اضافہ ہونا چاہیے. 10 سال پہلے اگر آپ نے ایک ڈگری لی تھی تو اس سے آج آفٹر 10 ایئرز آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے. نہ یہ کہ جو اس وقت آپ نے یاد کیا تھا, پڑھا تھا, سمجھا تھا, وہ بھی آپ نے بھلا دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو ویسٹ کیا اپنے آپ کو. تو یہ ایک لیول ہوتا ہے کہ بچے نے میٹرک کر لیے تو اس نے میٹرک کے لیول کو ٹچ کر لیا ہے. اب اس کے بعد بچہ یہ نہیں کہ پڑھنا بند کر دے گا, وہ پڑھنا جاری رکھے گا, اپنے لیول کو انکریز کرے گا. تو ایکچولی یہ جتنے بھی ہماری کلاسز ہیں یا ڈگریز ہیں یہ لیولز ہیں. ایک 10th کلاس کا بچہ جو 15 سینٹینس لکھ لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ 10th کا اس کا لیول ہے. اگر وہ گریجویشن کے بعد بھی 15 فکروں پہ ہی کھڑا ہے تو اس کا مطلب اس کا لیول انکریز نہیں ہوا, وہ تو وہیں کھڑا ہے. بالکل ایسے کیا سر, آپ کی اجازت سے میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. احمد جمال خان صاحب, اگر ایسا ہے, اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے جو ہے وہ انالیٹیکل سکلز گین کریں یا آپ ان کو انالیسس کی جو ہے وہ سکل دیں, تو سب سے پہلے تو ہمیں بینگ پیرنٹس اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم لوگ انفارچونیٹلی ہم سبھی لوگ جو ہوتے ہیں نا, شاید اپنے بچے کو وہ نالج والی اور وہ لرننگ والی سٹیج جو نا, وہ لرننگ کے جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوم ٹیکسونومی کے جو ڈفرنٹ درجات ہیں, ہم اس میں سے بالکل پہلے وہ نالج والے درجے پہ ہی رکھتے ہیں. بس وہ سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, ایگزام دیتے ہیں, نمبر لیتے ہیں, دیٹس اٹ. اس کی کمپریہنشن بھی بہت کم جگہوں پہ نظر آتی ہے. ہاں, جہاں کمپریہنشن ہوتی ہے وہاں بچوں کے کانسیپٹس تھوڑے کلیئر نظر آتے ہیں, اور یہاں پہ آ کے ہم رک جاتے ہیں. ہم اس کی اپلیکیشن تب کرتے ہیں جب ہم فیلڈ میں اترتے ہیں, اور اس وقت مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جس فیلڈ میں اترتے ہیں اس کا تو ہم نے نالج ہی نہیں لیا ہوتا, ہمارے پاس تو وہ ٹول نہیں ہوتے, ہم نے جانا کہاں ہوتا ہے, ہم نے پڑھا کچھ ہوتا ہے. مطلب ہم اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں, بس کچھ بھی پڑھ لیا اور کہیں بھی چلے گئے. تو پھر کچھ بھی پڑھا ہو اور کہیں بھی چلے جاؤ تو پھر آپ نو ویئر ہوتے ہو. تو بعد میں اپلیکیشن کی بات آتی ہے, اور اپلیکیشن کے بعد اس سے فردر جب ہوتا ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں ایک چیز کو, پھر آپ انالیسس کرتے ہو, اچھا اس کو ایسے 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 کرنا ہے, اور پھر آپ نئی سے نئی چیزیں بناتے ہو اور اس کے بعد اس کی ایویلویشن کرتے ہو. یہ تو obviously آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا, اس سے بڑے اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ اس کی کیا درجات ہیں سارے. تو انالیسس والی چیز جو ہے وہ بچے کے اندر آ جائے, تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں نے جیسے کہا تھا کہ آپ میں صبر بہت ہونا چاہیے, تاکہ آپ کا بچہ اگر دن میں آپ سے 100 سے زیادہ کوشچن بھی کرتا ہے, کچھ اسپیسیفک ایج گروپس ہوتے ہیں جس کے اکارڈنگ ہوتے ہیں کہ اتنے کوشچن بچہ کرے تو دیٹ از گڈ, کہ وہ سیکھ رہا ہے, وہ گرو کر رہا ہے پراپرلی. تو جب آپ اپنے بچے کے سوالات کے جوابات دیں گے, پھر آپ کو ڈفرنٹ سچویشن میں اس کو ڈالتے ہیں, مثلا جیسے رول پلے کروائے جاتے ہیں, جس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز جو پلے بیسڈ جو چیزیں آپ اس کو کروائیں گے, اور آپ اس کو یہ موقع دیں گے کہ وہ سیکھے, سمجھے, اپلائی کرے, اور اس کے بعد انالیسس کرے, اور اس کے اکارڈنگ بالکل ایسے جیسے بچے کو رنگ دے دی اور اس کو کہا کہ بیٹھ کے اب اس کو جو ہے اس کے ساتھ کھیلو اور اس سے نئی نئی چیزیں بناؤ, اس کا انالیسس کرو, اس کو سمجھو کس کو کس کے ساتھ کس طرح سے پرائمری کلر مل رہے ہیں اور کون سے سیکنڈری کلر بن رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. سو یہ سب تجزیہ ہے, یہ سب انالیٹیکل سکلز ہیں جو انفارچونیٹلی سم ٹائمز ہم پڑھتے ہیں, ڈگری لیتے ہیں, شادی ہوتی ہے, ہم لوگ بچے بھی ہو جاتے ہیں, اور ہم لوگ اپنا پورا وہ ریٹائرمنٹ بھی لے لیتے ہیں, اور اس کے باوجود ہم شاید اتنے میچور نہیں ہوتے لرننگ کے حوالے سے. تو یہی کچھ فلاز ہیں جس کی وجہ سے مطلب ہم اس طرح کے لرنرز پیدا بھی نہیں کر پا رہے, اور اس طرح سے ہم گرو بھی نہیں کر پا رہے. اس میں سائرہ نے کہا ہے کہ سمیرہ آپ نے کہا کہ سسٹم خراب نہیں ہے, تو یہ سسٹم ہی کی تو خرابی ہے کہ آج بھی اپ ٹو ڈیٹ پیپر تیار کرنے کا رواج ہے, سسٹم اپ گریڈ نہیں کیا گیا. یہاں پہ سارا میں چونکہ یہ بات میں نے کی تھی تو اس کو میں تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ دیکھیے سسٹم کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سسٹم کوئی ایلینز ہیں جو آ جاتے ہیں, ان کا ایک سسٹم بنا ہے اور وہ ہمارے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں؟ یہ ہم ہی لوگ ہیں. کون بنا رہا ہے پیپر؟ وہ بھی ہم جیسے کوئی شخص ہوگا نا. کون تھا وہ شخص جس نے
جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ماڈل پیپر اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ شروع کی اور یہ پچھلے 5 سالوں کا کانسیپٹ دیا. اس نے یہ ایک بیج بویا نا, یہ ایک سوچ شروع کی کہ یہ اس طرح سے آپ کرو, آپ کلیئر کر لو گے. یا ہو سکتا ہے کہ اس نے اس لیے کیا ہو کہ بچوں کا تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے پیپر آتا ہے. اب ہم نے اس کے اندر سے کوسچن سلیکٹ کر لیے اور ہم سر کون سا پورے پیپر 5 سالوں کے کرتے ہیں, ہم اس میں سے بھی دیکھتے ہیں کہ کون سا کوسچن 5 سالوں میں ریپیٹ ہو رہا ہے, وہی والا تو آنا ہے. مطلب ہم لوگ بہت زیادہ شارٹ کٹس پہ چلتے ہیں, تو ہم ہی جی جی سسٹم ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں خود کے اندر جو ہے وہ چینجز کرنے چاہیے, تو سسٹم خود بخود صحیح ہو جائے گا. اچھا سر, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی مطلب اب تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک الگ سا ایک ماحول ہے. مطلب اب پہلے جو ایک ٹپیکل کلاس روم ہوتا تھا, اس میں آنا, اس طرح سے بچوں کی ایکٹیویٹیز کرانا, گروپ میں ایکٹیویٹی کروا دینا, بچے مطلب اور طرح سے بچے لرن کر رہے تھے, سوشلائزیشن بھی سیکھ رہے تھے, آپس میں بھی ڈسکشن ہو جاتی ہوگی. اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بہت کم میں نے دیکھا ہوگا, خاص طور پہ چھوٹے بچے کے آپس میں فون پہ ڈسکشن کریں گے یا کچھ سیکھیں گے. تو ایک تو ان کی وہ والی جو اسکلز جو ڈیولپ ہونی تھی وہ تو بالکل رکی ہوئی ہیں. دوسرا, ایک دم سے چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں, تو یہ چیزوں کو مینج کرنا, کیسے کلاس لینی ہے, کون سا نیا سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے, کیسے اسائنمنٹ آپ نے اپنی سبمٹ کرانی ہے, چھوٹے بچے کی بھی کیسے ورک شیٹ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے, کیسے ٹیچر نے فیڈ بیک دینا ہے, تو چیزیں بہت زیادہ نئی ہیں ہمارے لیے. آپ بتائیے کہ کیا یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اوپر آ کے چیزیں اور زیادہ خراب ہو جائیں گی, یا ہمارے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ ایک نئی جو ہے وہ ہم ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ جی میرا تھینک یو, بہت شکریہ. آپ نے بڑا صحیح کہا ہے کہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے بچے گھر بیٹھے ہیں, ان کا آپس میں کلاس فیلوز کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ جو پہلے فزیکل انٹریکشن تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب اگر بالکل انٹریکشن ہو رہا ہے تو وہ ٹیلی فونیکلی ہو رہا ہے یا آن لائن کلاسز کے ذریعے ہو رہا ہے, اور ہم لوگ آن لائن کلاسز کے بالکل عادی نہیں ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ ایک نئی چیز ہے. تو اب ہمیں اس ٹریڈیشنل سسٹم سے باہر آنا ہوگا. جو ٹیچرز اس پہ کام کر لیں گے وہ آن لائن کلاسز میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے, لیکچر ریکارڈنگ میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے. بچوں کو اس میں دیکھیں ایجوکیشن سسٹم میں سب سے زیادہ جو سینٹرڈ چیز ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ سسٹم ہونا چاہیے, کہ بالکل جس طرح ایسے ہی ہے. سے بچے کو فائدہ ہو سکتا ہے, ہم ہر وہ میتھڈ, ہر وہ طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں جس سے بچے کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. جی, تو ٹیچر یہ کا کام تھوڑا فیسیلیٹیٹر کا ہو جائے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی فیسیلیٹیٹر ہو تو جائے وہ. تھوڑا بالکل عرصہ پہلے تک تو ہم لوگ اسکولوں میں ہم یہ کہتے تھے کہ موبائل فون از ناٹ الاؤڈ, کہ موبائل فون لے کے نہیں آنا جی بچے نے, بالکل اس طرح کا کوئی گیجٹ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کووڈ-19 میں سارا کام ہی موبائل پہ آ گیا ہے, ساری چیزیں ہماری آن لائن آ گئی ہیں. تو اب وہ ٹیچر جو ٹریڈیشنل سسٹم سے نکل کے کام کرنا شروع کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہٹ ہو جائیں گے, آپ کہیں وہ امر ہو جائیں گے. اور جو لوگ اسی پہلے والے سسٹم پہ رہیں گے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے, اور ان کے اسٹوڈنٹس پیچھے رہ جائیں گے, اور وہ سسٹم جو ایک دم سے کولیپس ہو جائے گا. ہم یہ کہیں گے کہ آن لائن سسٹم پہ ہمیں آنا پڑے گا. اب یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کووڈ-19 کب ختم ہوتا ہے اور نیکسٹ ایئر کیا صورتحال ہوتی ہے. پوری دنیا اس وقت پریشانی کی حالت میں ہے, اور ہمیں نہیں پتا کہ اسکول کب ری اوپن گورنمنٹ کرے گی. تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے, اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دینا چاہیے. اب ایک بچہ گھر بیٹھا وہ لیکچر سن سکتا ہے, وہ ٹیچر کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے, کوشچن آنسر آپ کے ساتھ آن لائن کر سکتا ہے. تو کلاس روم میں بھی تو ہم نے یہی کرنا ہے نا. اور بچہ ریپیٹ کر سکتا ہے آپ کا لیکچر, اس کو ایک دفعہ سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ سن لے, دوبارہ نہیں آیا تو تیسری دفعہ سن لے. تو کلاس روم کے اندر تو یہ سہولت نہیں ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی اور وہ کہے جی سر دوبارہ سمجھا دیں, جی میں تو پہلے باہر چلا گیا تھا, اب مجھے دوبارہ سمجھا دیں, میں جو ہے نا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. بالکل, یہ ایک بڑا اچھا پہلو ہے کہ ریکارڈڈ ہے, آپ جہاں سے جیسے چاہیں آپ بار بار سن سکتے ہیں. یہ چیز بہت آسان ہو گئی ہے. بہت اچھی طریقے سے آپ نے اس کو سر الیبوریٹ کیا. اگلا کوشچن ہے وہ کہ جو ہے وہ احمد پوچھ رہے ہیں, سر جسے یاد رکھنے کی ضرورت پڑے وہ علم ہوگا یا ہم اسے معلومات کہیں گے؟ ہاں جی, یہ بڑا اچھا کوشچن انہوں نے کیا ہے کہ علم اور معلومات میں بڑا فرق ہے. اور ہمارے ہاں میرا خیال ایک زمانہ تھا کہ ٹیچر کی بڑی قدر یا ریسپیکٹ ہوتی تھی, آنر ہوتی تھی. ٹیچر کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہوتی تھی, لیکن ٹیچر کی ریسپیکٹ بہت زیادہ ہوتی تھی, اور بڑا اپنے آپ کو بادشاہ سے بھی اوپر کی چیز سمجھتا تھا. وہ خلیفہ مامون الرشید کے دور کی بات ہے کہ جب خلیفے کے جو بچے تھے, بیٹا جو ان کا تھا, وہ استاد کے جوتے سیدھا کرنا جو ہے اس کو اپنے لیے باعث عزت تصور کیا جاتا تھا. تو وہ بھی تو استاد تھے. اب استاد کو ایک آپ نے سرکاری ملازم یا ایک بنا دیا ہے, وہ امپلائی بنا دیا ہے. تو جب ایک ٹیچر جو ہے وہ ملازم نوکر کی حیثیت اس کی ہوگی,
जिस माशरे में, तो आप क्या तवक्को करते हैं कि एक नौकर से आप क्या सीख सकते हैं? वो आपको सिखाएगा क्या? वो तो पैसे के चक्कर में है, आप उसको जितना पैसा देंगे उतना आपको वो टाइम देगा, उससे ज़्यादा तो उसने नहीं सिखाना। टीचर ने तो ऐसे ही है जैसे अपने पास एक मीटर रखा हुआ है कि जी आपके इतने पैसे हैं तो इतना मैंने काम करवा दिया। तो इल्म जो है, इल्म की वजह से ही इंसान को फरिश्तों पे फजीलत दी गई थी, मालूमात की वजह से नहीं दी गई। तो मालूमात आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इल्म आपको टीचर ही सिखा सकता है, आपका उस्ताद ही आपको, मतलब वो कहा था उन्होंने कि मेरा उस्ताद जो है वो मुझे ज़मीन से फिर, मतलब फर्श से फिर अर्श पर ले गया, यानी मेरा बाप जो था वो मुझे अर्श से फर्श पे ले आया और मेरा उस्ताद था जो मुझे फर्श से फिर अर्श पर ले गया। तो ये उस्ताद की हस्ती है। और जितने भी हमारे यहाँ जितने फिलासफर्स हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं, उन सब ने टीचर्स की, अपने असातिज़ा की कदर को नंबर 1 पे रखा है, ठीक है ना। तो जब तक माशरे में उस्ताद का मकाम नहीं होगा, उसको आप एक नौकर की हैसियत या सरकारी मुलाजम की हैसियत रखेंगे, और उसकी जो उसके बेनिफिट्स हैं वो एक आम जो सिंपल मैट्रिक पास MPA है, MNA है, उससे कई गुना कम है। 5 साल के लिए MPA बनता है, उसको आप रिटायरमेंट भी देते हैं, पेंशन भी देते हैं, 200% की तनख्वाह बढ़ जाती है। और टीचर की तनख्वाह की जब बारी आती है तो गवर्नमेंट कहती है इनकी तो जरूरत ही नहीं है। हेलो जी सर, हमारा अगला सवाल है सारा शाकिर की तरफ से। मेहमान से सवाल है कि उनके ख्याल में अंग्रेजी जुबान ने शुरू से आज तक मुल्क के लिए क्या खिदमत इंजाम दी हैं, और अगर किसी जगह उर्दू जुबान होती है तो आपके ख्याल में क्या सूरत हाल होगी? सॉरी, अगर इसकी जगह उर्दू जुबान होती है तो आपके ख्याल में क्या सूरत हाल होगी? अजी बड़ा अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान की खिदमात क्या हैं। तो इस सिलसिले में अर्ज़ करता चलूँ कि जो भी मुल्क होता है, आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिस्तान में भी जो वहाँ पे थे लोग आते रहे, वहाँ पे कब्जा करते रहे और वारियर्स आते रहे और वो अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करते रहे। इंग्लिश भी बेसिकली आपको पता है कि फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक जो है इसका ही मतलब है, ये कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है। बेसिकली इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं थी, ये इस तरह से ही हुआ है। और पुराने ज़माने में, इवन के शेक्सपियर के ज़माने में आप देखें तो जिस बंदे को लैटिन और ग्रीक नहीं आती थी, फ्रेंच नहीं आती थी, उसको कोई क्वालिफाइड आदमी नहीं समझा जाता था। इसीलिए शेक्सपियर चूंकि यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड नहीं था तो उस पर क्रिटिसाइज किया जाता था कि वो लैटिन और ग्रीक तो उसको आती नहीं है, तो वो कैसे एक बड़ा राइटर, प्ले राइटर बन सकता है, ठीक है ना जी। तो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली चूंकि हमें अंग्रेज़ों से मिली है, वो हम पे मुसल्लत रहे हैं, रूलिंग क्लास की लैंग्वेज है। और रूलिंग क्लास जो रूलर्स होते हैं, डेफिनेटली जब आप रूलर को फॉलो करते हैं तो आप उसकी लैंग्वेज को भी फॉलो करते हैं। तो हम पाकिस्तान आज़ाद होने के बावजूद अभी भी हम यही चाहते हैं, सोचते हैं कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो इंग्लिश सीख कर ही कर सकते हैं। और इंग्लिश ज़बान ने हमारी क्या खिदमत की। पाकिस्तान के सारे आइन इंग्लिश में है, सारा लॉ आपका इंग्लिश में है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जितना है वो इंग्लिश में है, और उसमें लिखा हुआ है कि आवर लैंग्वेज विल बी उर्दू, नेशनल लैंग्वेज विल बी उर्दू, लिखा हुआ इंग्लिश में। मजे की बात ये, ठीक है ना जी। और इसी मीडियम के चक्कर में हम जो है ना जलील हो रहे हैं। बच्चे को कभी हम कहते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, कभी उर्दू मीडियम में पढ़ाना है, कभी हमने उसमें पढ़ाना है। तो हमारी गुलामाना सी जहनीत है। हम पढ़ा लिखा ही उस बंदे को समझते हैं जो 5-7 फिक्रे इंग्लिश के अगर कंटिन्यूसली बोल लेता है तो लोग बड़े मुतासर हो जाते हैं उससे, और अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो मुतासर नहीं होते। तो दिस इज द इशू विद अस। बाकी इंग्लिश ज़बान ने हमारी बड़ी खिदमत की, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप दुनिया में जहां भी चले जाएं इंग्लिश बोलने वाले, सुनने वाले आपको मिल जाते हैं, और इसके बड़े बेनिफिट्स हैं इससे हट। लेकिन हम अपनी ज़बान में हम तरक्की नहीं कर सके। चाइना को देख लें, तुर्की को देख लें, उनके जितने भी मतलब उनके खताबात हैं वो अपनी लैंग्वेज में कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे साथ इशू ये है कि हम बस इंग्लिश हमारे ज़हन पे सवार है और हम अंग्रेज़ को सारा कुछ समझते हैं। जी, बहुत अच्छे तरीके से सर आपने इसको एलेबोरेट किया है। और यहाँ मैं सोच रही हूँ कि सारा ये मतलब होगा कैसे, कैसे उर्दू आ सकती है इंग्लिश की जगह, क्योंकि बहुत काम करना पड़ेगा और काम तो हमें करना अच्छा नहीं लगता। हम लोग तो आजकल उर्दू में, जिस तरह उस दिन सारा के साथ डिस्कशन हो रही थी कि अगर आप छोटे प्रेप के बच्चे को भी आप उर्दू में एक लेसन पढ़ा रहे हैं ना, पेशे, प्रोफेशंस, तो उसमें 2 या 3 हजाम था एक,
एक उस्ताद था और एक शायद एक दो और होंगे जो उर्दू में थे, बाकी सारे रोमन में थे। मतलब वो लिखा हुआ था फायरमैन और पढ़ाया उर्दू में जा रहा था। मतलब उस पे हमें काम करना पड़ेगा ना, हमें अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करनी पड़ेगी। जितनी टेक्निक हो गई है, जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी रिसर्च हुई है, उसको हमें अपनी लैंग्वेज में उसके लिए वर्ड ढूंढने पड़ेंगे। ये तरीका नहीं है उर्दू में लिखने का कि इंग्लिश की जुबान में ही उर्दू में लिख दिया जाए, वो तो कोई एक नई किस्म की जुबान बनती जा रही है। और दूसरा उसके लिए फिर हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें हर चीज। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सर ऐसा है कि हमारा आइन जो है वो भी इंग्लिश में है, तो सबसे पहले तो हमें उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो बहुत काम है, तो वो हम नहीं करेंगे, फिक्र ना करें आप। तो इंग्लिश कहीं नहीं जाती, ये यही रहेगी, क्योंकि हमने करना तो है नहीं है कुछ। हम लोगों ने बस ये कहना है कि मतलब इंग्लिश पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो। दो एक्सट्रीम के ग्रुप्स बन गए हैं। कुछ इंग्लिश के हवाले से कहते हैं कि जो इंग्लिश पढ़ लेगा, शायद हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं ना कि इंग्लिश अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी क्लास बन जाएगी, अच्छी इनकम हो जाएगी, और बाद में आराम से वीजा लग जाएगा और हम कहीं जहाँ जिनकी जुबान है उनके देश में जाके बैठ जाएंगे। तो किसी को कौन सी इतनी पड़ी हुई है कि उसने यहाँ रहना हो। या जो काम करने वाले हैं वो फिर अपना सोचते हैं। हाँ, मुल्क के मफाद के लिए सोचेगा अगर कोई और उसके लिए काम करेगा, तो उसके लिए करने को बहुत काम पड़ा है। और मेरे ख्याल से इसमें अगर हम लोग सभी शुरू हो जाए ना, तो जिंदगियां गुजर जाएंगी। और जितना हम पीछे रह गए हैं, सिर्फ 72 साल हो गए हैं, राइट? कितना हमने इसके ऊपर रिसर्च किया है, आप खुद देखिए। हर शख्स ये देख रहा होता है कि इंडिविजुअली उसको किस चीज में बेनिफिट है। तो बिल्कुल ऐसे ही है सर। और ये हमने मतलब लैंग्वेज वाली तरफ ज्यादा फोकस कर लिया। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम देखते हैं तो ये तो बड़ा वास्ट है। तो अब ये देखेंगे कि लोग क्या सुनना चाहते हैं और किस किस्म के व्यूअर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम लोगों का जो है वो लग रहा है कि लिंग्विस्टिक के ऊपर ज्यादा इस वक्त सबका फोकस है। और इसमें एक सारा ने एक और कमेंट किया है, हम देखते हैं कि क्या कह रही है वो। सिस्टम इस ग्रुप का नाम है जिसके हाथों में तालीम के लिए कानून है। हम अवाम हैं, हम ऐसा करना ना भी चाहें तो हम लाचार हैं। जी सर, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें बड़ी डिटेल से बात की जा सकती है कि जैसे आपने कहा है कि इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन सारी चीज़ों को करना बड़ा मुश्किल है। और उर्दू ज़ुबान जो है वो उसमें सारी ज़बानें उर्दू के मानी वो कहते हैं लश्कर के हैं, तो पता नहीं कितनी ज़बानें उसमें शामिल हैं, वो भी कोई एक ज़बान नहीं है। तो मैं इस लिहाज से बात करूँगा कि एक लॉ की टर्म है डेफामेशन। तो उर्दू में उसको हम कहते हैं अजाला हैसियत उर्फ़ी। अब उर्दू की आपको क्या समझ आई है? इंग्लिश में एक वर्ड है और उर्दू में देखें कि कितने वो मतलब सर वर्ड्स बने। एडवांस है ना, इंग्लिश लैंग्वेज पे काम हुआ है, वो एडवांस है। जी। और तो इस पे काम, जी बिल्कुल। तो इस लिहाज से आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में अंग्रेज का बनाया हुआ सिस्टम जो है वो राइज है, एक ब्यूरोक्रेसी चल रही है। हमारा जो मिनिस्टर बनता है वो नॉर्मली कोई एक आध बंदा पढ़ा लिखा ज्यादा समझदार भी हो सकता है। नॉर्मली लोग जो होते हैं वो पैसा बनाने के चक्कर में उन्होंने इलेक्शन में एक इन्वेस्टमेंट की होती है करोड़ों में, तो उन्होंने वो पूरे करने होते हैं जाके, तो जाके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। अब मिनिस्टर के साथ जो सेक्रेटरी होता है, उसका सेक्रेटरी जो भी उसका होता है, वो उसको लेके चल रहे होते हैं, वो सारा काम उसका कर रहे होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी इंग्लिश पे चल रही होती है। पाकिस्तान में जो सारा कंपटीशन है, जितने आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केसेस लिखे जाते हैं, डिसीजंस होते हैं, जितने वहाँ पे डिबेट्स होती हैं और जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो सारी की सारी इंग्लिश में लिखी जा रही हैं। तो जिस बंदे को इंग्लिश लिखनी आती है, इंग्लिश पढ़नी आती है, उसको आप एलीट क्लास भी कंसिडर किया जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, बड़ा कोई पढ़ा लिखा और बड़ा क्वालिफाइड आदमी, ठीक है जी। और दूसरा, वो हर लिहाज से उसको बेहतर समझा जाता है। तो पॉलिसी बनाने वाले जो हैं उनके हाथ में है हमारी किस्मत। तो हम लोग तो लाचार हैं, जैसे उसने कहा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कहीं पे ये भी पढ़ा था कि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज नहीं कर सकते तो देन आप प्रोटेस्ट भी करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट तो नहीं होगा। तो या तो मीडियाकर लोग जो मिडिल लोअर क्लास से लोग हैं वो वहां जाके बैठेंगे, तो वो सोचेंगे अवाम का। एक ऐसा बंदा जो जिसके पास पराडो होती है, जिसका उसके 400-500 मुलाजिम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो तो एक इन्वेस्टमेंट करके जाके असम्बली में बैठ के वहां पे नींद लेके वापस आ जाते हैं। उसे अवाम से क्या गर्ज है कि अवाम की क्या मसाइल हैं। आप देख लें इस हुकूमत में क्या काम हुआ है, ठीक है, 2 साल से तमाम रोड्स खराब हैं, बुरे हालात हैं, पॉलिसीज देख लें, कुछ भी नहीं। तो ये इस तरह के मामला हैं, इसमें हम मायूस भी नहीं होंगे। तो हो सकती हैं सारी चीजें, पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन ये कि हम खुद ही देखिए करना चाहते हैं। जी सारा, देखिए मेरी बात सुने, ये करने वाले के ऊपर है। अब आप मुझे तब से उर्दू में मैसेज टाइप कर रही हैं, ठीक है, आपको किसी ने नहीं रोका।
आप हमेशा उर्दू में लिखती हैं, आपको कोई नहीं रोकता, आप उर्दू से प्यार करती हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। आपको आके इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मैं इनको पकड़ के अंदर के बंद कर देता हूँ, ये उर्दू के हवाले से बात करती हैं। देखिए, अगर जहां तक बात है ना, अभी सर ने कहा था कि हमारे जी मैडम, पॉलिसीज के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से स्पेशली पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो वो हर पॉलिसी जो है वो पिछली पॉलिसी से डिफरेंट होती है। और समटाइम ये भी देखा है कि जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो आपकी प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से उसके साथ उसका तजाद आ रहा होता है कि एक क्वालिफिकेशन वाला बंदा जो है रिक्रूटमेंट में तो आ सकता है, भर्ती हो सकता है, लेकिन जब वो प्रमोशन आती है तो उस क्वालिफिकेशन वाला बंदा जो है थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी गैर मौजूदगी में जो है वो संभाल के रखा सब कुछ। हाँ, वीडियो रुक गई थी, शायद इंटरनेट का कोई मसला था। तो मैं कह रही हूँ कि सर ने हमें एक पॉइंट दे दिया है कि हमारे आइन में लिखा है कि उर्दू हमारी कौमी जुबान है, रहेगी और होगी, ठीक है। अब अगर किसी ने जहाद करना हो, किसी ने काम करना हो, किसी ने कुछ करना हो, तो उसके पास मौका तो है ना। इसमें कहीं ये गवर्नमेंट ने नहीं लिखा हुआ कि अगर आप उर्दू में काम करेंगे या उर्दू के लिए कोई एफर्ट करेंगे। ऑब्वियसली सर, गवर्नमेंट के कई ऐसे अदारे हैं जो उर्दू के हवाले से काम कर रहे हैं, जिनका मैम इसमें काम ये ही है कि होता है उर्दू कि को इवन इवन लास्ट ईयर आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिफिकेशन किया है कि उर्दू जो है उसको अदालती ज़बान का दर्जा दिया जाए। और लेकिन इशू ये है कि नेशनल लैंग्वेज तो हमारी उर्दू है, लेकिन एक वर्ड इस्तेमाल होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, और नॉर्मली इंग्लिश ही यूज़ की जाती है। और अगर कोई बंदा उर्दू यूज़ करता है किसी बड़ी कोर्ट में या किसी बड़े फोरम पे, तो ही इज़ नॉट कंसिडर्ड अ वेल एजुकेटेड पर्सन और एलीट क्लास पर्सन। This is the issue. We are following the issue of status. So English has become status symbol. जी। जब हम उर्दू सर, बोलते हैं, आपसे मिलती जुलती बात जो है ये अहमद जमाल साहब कह रहे हैं कि मैडम मेरे ख्याल में उर्दू जुबान की गरीब जुबान नहीं है, कम अज कम हर किस्म के हालात और जज्बात मामलात को बरतने के लिए वसी जखीरा अल्फाज मौजूद है। हमारा मसला झूठे तफाखर का है जो अंग्रेजी जुबान से जुड़ा हुआ है। जी अहमद, चूंकि आपने इस पे मुझे मुखातिब किया, तो मैं इस हवाले से आपको ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ऐसे है, जज्बात चूंकि इंसान में शुरू से हैं, एहसासात चूंकि इंसान में शुरू से हैं, हालात चूंकि इंसान शुरू से ही फेस करता है, तो जब तक को हमारे आबाओ अजदाद इस जुबान को इस्तेमाल कर रहे थे, उनको जरूरत पड़ती थी, वो नए नए अल्फाज शामिल करते थे। असल में अब हमने इसको साइड पे रख दिया, हम इसको यूज नहीं कर रहे ना, इस वजह से ये अपडेटेड नहीं है। आप देखेंगे एक सर्टन लेवल तक की वोकैबुलरी आपको इंतहाई बेहतरीन तरीके से नजर आएगी, लेकिन उसके बाद इस पे काम नहीं हुआ। इस हवाले से अगर हम डिबेट करें तो बहुत आगे तक जा सकती है, लेकिन दैट्स व्हाट आई फेल्ट। अब मुझे नहीं पता कि आप किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि एक सर्टन लेवल तक जुबान बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक सर्टन लेवल तक इसमें रिसर्च भी हुई है, इसमें काम भी हुआ है, इसमें शायरी भी हुई है बहुत। इकबाल ने भी इस पे काम किया। वो दूसरी बात, बड़े इकबाल बड़े का ख्वाब ज्यादा है। रुझान जो था वो पर्शियन की तरफ था, लेकिन फिर भी इस पे काम हुआ। लेकिन जब हमने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया और नई चीजों को अंदर शामिल नहीं किया, नए हालात को अंदर शामिल नहीं किया, अब बायो में बड़े ऐसे हालात हो गए, केमिस्ट्री में बहुत सी चीजें हैं, फिजिक्स में बहुत सी नई चीजें हुई, जिनको हमने उस तरह से फिर उर्दू जुबान में कन्वर्ट करने की जरूरत महसूस नहीं की, क्योंकि सर वाली बात है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है ना हमारे पास, एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास चॉइस जो है, इसलिए फिर हम उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पे हमें बने बनाई चीजें मिल जाती हैं। तो सर मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए जो है कोई मैसेज दें। और थैंक यू सो मच, आज हमने एजुकेशन सिस्टम के और बाकी के पहलू जो हैं वो तो हम ना हो सकते थे और ना ही हमने सारे डिस्कस किए हैं, बट इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन अबाउट द लैंग्वेज के जो लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक के हवाले से हम लोगों ने काफी इस पे बहस भी की, सेर हासिल बहस की, और बड़ा अच्छा लगा। हमारे सारे व्यूअर्स ने जो है इसके अंदर बड़ा पार्टिसिपेट किया। और सर मैं चाहूंगी कि आप इस हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से या ओवरऑल कोई मैसेज देना चाहें हमारे देखने और सुनने वालों को, प्लीज। जी, इसमें मैसेज बड़ा क्लियर है कि हमारे जो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने भी अपने टीचर होने पे, मौल्लिम होने पे फ़ख्र किया। ठीक है जी, ऐसे और है। भी बहुत सारे वो काम कर रहे थे। ठीक है जी, तो उन्होंने किसी और काम पे फ़ख्र नहीं किया है, उन्होंने टीचर होने पे, मौल्लिम होने पे, कि बेशक मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया। हज़रत अली का एक बड़ा मशहूर है कि जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस लिहाज से ये है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को तरबियत उनकी अच्छी करना चाहते, एक तालीम है, एक तरबियत है, आज हमने इसको अलग-अलग कर दिया। तो बच्चों की तरबियत भी करना चाहते हैं तो खुदारा
पेरेंट्स के लिए भी स्पेशली मैसेज है कि हम अपने बच्चों के असातिज़ा का और अपने असातिज़ा का अदब करना शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ने जब ये स्लोगन दिया ना कि मार नहीं प्यार, अब उस पे ये हो गया कि बच्चे या तो शौक से पढ़ते हैं या डर से पढ़ते हैं। अब डर तो हो गया ख़त्म कि अब हर स्कूल के बाहर एक नंबर लिखा हुआ है कि आप इस नंबर पे बच्चा जो है वो टीचर की कंप्लेंट कर सकता है। अब जिस माशरे में स्टूडेंट जो है वो टीचर की कंप्लेंट कर सकता है, तो वहाँ आप बच्चे को क्या सुधारेंगे? ठीक है जी। तो इस लिहाज से टीचर को रेस्पेक्ट आप देंगे, उसको सोशल प्रेस्टीज देंगे, तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। और टीचर आपका कैरेक्टरफुल भी तब होगा जब उसकी ज़रूरियात पूरी होंगी, उसके मामला ठीक होंगे, उसको रेस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप टीचर कोई मशकूक अंदाज से देखेंगे, उसको आप समझेंगे कि यार ये तो इसकी आमदनी बड़ी थोड़ी होती है, तो बड़े अच्छे लोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक कल्चर बन गया कि हम हर बंदे को उसकी असेसमेंट पैसे से करने लग गए, ठीक है। तो ये इश्यूज हैं। जब हम टीचर को ऑनर देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, तो टीचर उसके रिटर्न में हमें एक अच्छी कौम देगा, एक अच्छे बच्चे जो हैं। पहले ज़माने में जो टीचर होते थे उनका ये नहीं होता था कि हमने ट्यूशन पढ़ानी है, हमने ये करना है, वो करना है, पैसे कमाने हैं। उनका ये होता था कि जो बच्चे हमारे पास आ गए हैं, हमने इनकी ज़िंदगियाँ संवारनी, और वो संवारते। वो रात गए तक, रात को भी कई दफ़ा बच्चों को बुला के वो बिठाए रखते थे। तो अब हर चीज़ का एक ये हो गया है कि वो भागम भाग में हम करना चाह रहे हैं, और जब आपका टीचर सिंसियर नहीं होगा तो फिर वो टाइम तो देगा लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि टीचर्स को ऑनर, रेस्पेक्ट, प्रेस्टीज यही हम उसको दे सकते हैं और ये देनी चाहिए। और दूसरी बात मैंने ये देखी है कि प्राइवेट सेक्टर का हम ज़्यादा रुख करते हैं। मोस्टली जो पेरेंट्स पे कर सकते हैं वो फॉलो करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को दाखिल करवाते हैं, बीकन हाउस में, सिटी में, या जो भी इस तरह के अच्छे स्कूल्स हैं, और वहाँ पे वो बड़ी बड़ी मतलब फीस अदा कर रहे होते हैं। और अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छे टीचर मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं, पीएचडी लोग हैं, एमफिल लोग हैं। अगर आप गवर्नमेंट में अच्छा बच्चा भेजेंगे ही नहीं तो अच्छा रिजल्ट कहाँ से प्रोड्यूस होगा? ये भी एक इशू है कि हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में वो बच्चा आ रहा होता है जिसका कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो बेचारा, उसके वालिद मजदूर हैं, या वो बिल्कुल ही उसका लोअर क्लास से ताल्लुक होता है, कोई उसको मतलब पूछने वाला नहीं है। तो इस लिहाज से मेरा मैसेज यही है पेरेंट्स के लिए स्पेशली, और बच्चों के लिए, अगर आप टीचर्स की, मैं आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं देखा कि जो टीचर का गुस्ताख हो और किसी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी प्रोडक्टिव ओहदे पे काम कर रहा हो, मुझे नहीं आज तक कोई नज़र आया। मुझे आज तक वही शख्स नज़र आया है जो अपने टीचर्स का ओबीडियंट रहा है, टीचर की बात उसने मानी है, तो वो ज़िंदगी ने उसने तरक्की की है। तो ये सिंपल सी बात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही तालीम दी है, हमें जितने भी हमारे सहाबा कराम हैं उन्होंने भी यही चीज़ें रवायत की हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारे जितने फ़िलासफ़र्स हैं, कायदे आज़म हैं, तो उन्होंने जब वो उन्हें ख़िताब दिया गया सर का, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी पहले मेरे टीचर को आप ख़िताब देंगे तो फिर मैं लूँगा। मौलवी मीर हसन को उन्होंने फिर शमसुल उलमा का ख़िताब दिया। तो जब तक माशरे में टीचर की इज्जत नहीं होगी, तो आप क्या समझते हैं हमारे माशरे में कोई साइंसदान, फिलासफर्स, इस तरह के लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे? वजह यही है कि हमने टीचर को जो है बादशाह से उसको सर्वेंट बना दिया। दिस इज राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है कि बादब बामुराद, बेअदब बेमुराद, बिल्कुल ऐसे ही है। और सर दूसरे एंड पे ये भी बात आती है, आपने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि अगर आप उनको बेस्ट देंगे तो ऑब्वियसली टीचर के ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आई डोंट नो कि वो चीज़ ठीक थी या बस बात ही थी। बहुत से ऐसे केसेस सामने आए जिसमें बच्चों को बहुत बुरी तरह से टीचर्स ने पीटा हो, और उस हवाले से हो सकता है गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़े हों। वो हकीकत थी या नहीं ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। बट एनीहो बड़ा अच्छा मैसेज है कि अपने टीचर्स का जो है वो रिस्पेक्ट करें, उनका ख्याल करें, उनका अदब करें। और ऑब्वियसली जब आप जो है वो रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हैं और फिर आप सीखते भी बहुत ज़्यादा हैं, और जो सीखता है वो ग्रो करता है, और यही हम चाहते हैं कि आप लोग ग्रो करें। इसीलिए हम हर रोज़ कोशिश करते हैं, और हम इंशाल्लाह कल दोबारा आएंगे ग्रोथ की एक नई जो है वो लेके तरीका कि किस तरह से हम आपको और एक अलग से पॉइंट पे सोचना जो है वो शुरू करवा सकते हैं। आपको हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई इस तरह से भी चीज़ों को देखा जा सकता है। इंशाल्लाह कल एक और पर्सनैलिटी हमारे साथ होंगी जो अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करेंगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सर आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।